केस का अदा करने के लिए अब उसको होमवर्क में ट्राई करना। भाई एक्टिव आप में से किसी का नीचे खड़ा हो तो उसे आप वहां पीछे लगा जाएगा। वो तीर से खड़ा करा तो से कह रहे हो आप पीछे समझ रखा पीछे को सीधा करके आओ चलिए तो याद क्या रहा इस कंपाउंड का ना हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए सब लोग। चलिए इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए। एक्टिवा से आयो कोई बैटरी वाला एक्टिवा छोटा सा नीला सा पीछे सर पीछे इधर उधर खड़ा है आप वहां तीर से खड़ा कर रखा तो सीधा कर जाओ। चलिए ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए। NiCO4 टेट्रा कार्बोनाइल निकल, इसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए क्विक। इसके बाद हम आगे थ्योरी करेंगे स्टार्ट। और निकल का टॉमी नंबर होता है 28, इसका टॉमी नंबर होता है 28। स्टूडेंट्स बात ना करिए जल्दी से, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें सब लोग, बात मत करो बिल्कुल भी। लास्ट टाइम के प्रिंसिपल्स लगाओ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी डिस्कस लास्ट टाइम। इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए। NiCO4 टेट्रा कार्बोनाइल निकल, इसका IUPAC नेम होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, सबको बात ना करें। एटॉमिक नंबर इसका 28 है। जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। sp3 हो सकता है, sp3 हो। बाकी लोग भी करें जल्दी से क्विक। NiCO4 पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। चलो सब निकल का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, कितना है वो आइसोट बताइए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि इसका खुद का 0 होता है, तो सम भी 0 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अगर हम 0 ऑक्सीडेशन नंबर में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट में आता है 4s2 3d8। देखिए सुनिएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आएगा, आप लिखकर देख लीजिए 4s2 3d8। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 3d8 को अंदर लिख दिया और 4s2 को बाहर लिख दिया। देखो सिचुएशन ऐसे है, ये 3d8 होता है और नो डाउट ये हमारा 4s2 है, ठीक है। देखो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वाले केस में, एक तो इसमें जो लाइगेंड लगा हुआ है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आपको लास्ट में वर्ड बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होने की वजह से यहाँ पे ना बैक पेयरिंग हो जाती है। ये बात आपको बताई गई थी लास्ट टाइम। आज इसका बैक पेयरिंग का प्रॉपर रीजन आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड केस में आपको बैक पेयरिंग करनी होती है, बट एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग और है, बस सब ध्यान दीजिएगा। देखिए देखो ये बात हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत कम है। ये शुरू से हमारा फंडा चल रहा है कि यहाँ पे ना एनर्जी गैप स्मॉल है। ये आपको बताया गया है, स्पेशली डी ब्लॉक में बताया गया था आपको कि NS और N-1D, इन दोनों में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। देखो एनर्जी गैप कम होने की वजह से क्या होता है, ये जो निकेल है ना, ये क्या करता है, इस वाले पेयर को भी पीछे ट्रांसफर कर लेता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर। ये इस वाले पेयर को भी पीछे ले गया। इसको पीछे ले जाने का ये फायदा हुआ कि जब ये पेयर डी में जाएगा ना, और डी इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होता है ज्यादा, तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। देखो समझो आप, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इस वाले पेयर को पीछे ले जाएगा। इस वाले केस की यही सबसे खास बात है कि ये वाला जो पेयर पीछे चला गया। रीजन बड़ा सिंपल था, एनर्जी गैप बहुत कम था। एनर्जी गैप बहुत कम था, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और थी कि डी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन ज्यादा करता है न्यूक्लियस, क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग होती है डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो डी सब शेल तो पूरा फिल हो गया। अब डी सब शेल तो पूरा फिल हो गया, ओके। डी सब शेल तो पूरा फिल हो गया। एस वाला हमारा ऑर्बिटल अभी, एस वाला ऑर्बिटल भी खाली पड़ा हुआ है। डी तो पूरा भर गया, एस वाला खाली है। अब इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के प्रिंसिपल्स रखते हैं। आपको याद है लास्ट टाइम कहा था मैंने, यहाँ पे 4 लाइगेंड्स है। 4 लाइगेंड का मतलब इसको 4 पेयर मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसको 4 ऑर्बिटल्स का सेट बनाना पड़ेगा। ये लास्ट टाइम थ्योरी हमारी हुई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये होता है कि मेटल का ये काम होता है टू क्रिएट द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो मेटल ने क्या किया, मेटल ने एक एस और 3 पी को मिलाया और 4 ऑर्बिटल्स का एक नया सेट बना दिया, और एक का नाम क्या रखा उसने, sp3। देखो हर एक ऑर्बिटल का नाम रखा उसने sp3, सबका नाम उसे sp3 रखना पड़ेगा, और इसके अंदर एक एक पेयर आके सेटल हो जाएगा। और ये पेयर सेटल होने का मतलब क्लियर है बिल्कुल। देखो हमारी बात फाइनल हो गई। एक तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आया,
तो यहाँ से कंक्लूडेड है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसकी शेप टेट्राहेड्रल है। इसकी शेप टेट्राहेड्रल है। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो चुकी है, तो ये डायमैग्नेटिक है। ये डायमैग्नेटिक है। अच्छा, आप बता सकते हैं कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल? ये करेक्ट है, क्योंकि डी पार्टिसिपेट नहीं कर, हाइब्रिडाइजेशन में डी का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो ना तो ये आउटर है ना ये इनर है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ये आपको कंपटीशन में एज सच मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉपी कर लें सब इसको। इसका हाइब्रिडाइजेशन आया sp3 एंड शेप इज टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स सेड टू बी डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक कैटेगरी में आता है। ये इसकी सबसे खास बात है कि ये डायमैग्नेटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो sp3 का हाइब्रिडाइजेशन शेप टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स NiCO होल 4 टेट्रा कार्बोनाइल निकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना कॉम्पिटिशन में यूजुअली आता रहता है। चलिए सब नोट कर लिया। कुछ आपको मैं ऐसे केसेस देखो, आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप करके कोशिश करने की करिएगा ये हो जाए आपसे। जैसे FeCO होल 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में मिलता है। इस तरह से एक और कॉम्प्लेक्स है CrCO होल 6। ये जो कार्बोनाइल्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप ट्राई करिएगा, ये आपके होमवर्क में। तो NiCO होल 4 तो हमने स्टडी कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट है, VBT ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कैसे इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, कैसे शेप निकालते हैं, ईच एंड एवरीथिंग ये हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है। चलिए सब एग्री हो गए? ठीक है। NiCO होल 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं इसके। और ये बाकी दो केसेस भी इसी पैटर्न पे आप कर लीजिएगा। देखिए अगले स्टेप पे आते हैं, देखो इसके बाद देखो ऐसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, ये भी कंपटीशन फेवरेट है, आपको हर टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा। CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसको ना, इसको केमिस्ट्री में ना प्योर एक्सेप्शन बोला जाता है। आप तो इसको लर्न कर लेना, आपको जरूरत नहीं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, इसकी शेप को लर्न कर लीजिएगा। इसकी शेप पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। ये केस आपको याद करना पड़ेगा, इसको मेमोराइज कर ले, बेटर रहेगा। इसको निकालने की कोशिश भी ना करिए, मतलब रूल के अकॉर्डिंग तो बहुत ही डिफरेंट इसकी शेप आती है। तो स्क्वायर प्लेनर, इसको नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ढंग से इसको बॉक्स में हाईलाइट कर दें। ये हर टेस्ट सीरीज में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव स्क्वायर प्लेनर। चलिए VBD हमारी यहाँ तक फिनिश हो गई, इसकी एप्लीकेशंस भी हो गई। अब देखिए VBD में कुछ ड्रॉबैक्स है, लो मैं इसको रब कर दूं। ठीक है, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव स्क्वायर प्लेनर शेप आएगी, टेट्रा अमाइन कॉपर, ये इसका यूकेसी नेम है। चलिए इसको रब कर रहे हैं। अब जरा आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट हेडिंग इज हियर ड्रॉबैक्स ऑफ VBD। देखो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो फिनिश कर दी, लेकिन इस थ्योरी में ना बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। ये थ्योरी कोई सक्सेसफुल थ्योरी नहीं है कि 100% सक्सेसफुल है कि आप इसको हर जगह लगाएं। अब इसमें ना कुछ कमियां आई, देखो वो जरा ड्रॉबैक्स समझ, प्लीज जरा अटेंशन पे करें यहाँ पर, मैं आपको लिखवा दूंगा अपने यहाँ। देखो ड्रॉबैक्स क्या क्या रहे हैं इस थ्योरी के ना, आपने चीज नोटिस करी है, जैसे अगर लास्ट टाइम का लेक्चर आपको याद हो, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड थे, हम उनके अंदर बैक पेयरिंग करते थे। देखो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ इस थ्योरी में कि बैक पेयरिंग करते क्यों। इस थ्योरी के पास इसका आंसर नहीं है कि बैक पेयरिंग क्यों करते हैं।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, बैक पेयरिंग होती है, लेकिन बैक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होती है, इसका रीजन नहीं है। और एक प्रॉब्लम और भी है, हमेशा भी नहीं होती। ऐसे केसेस भी आए थे जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड था लेकिन बैक पेयरिंग नहीं करनी पड़ रही थी। देखो ये कुछ चीजें बड़ी डाउटफुल है, अभी तक क्लियर ही नहीं है, इस थ्योरी के पास आंसर नहीं है। एग्जैक्टली वीक फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड के अंदर हम बैक पेयरिंग नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या साइंस है, ये अभी तक वीबीडी को नहीं पता, वीबीडी क्लियर नहीं कर सकती इसको, वीबीडी के पास आंसर ही नहीं है इसके। एक और प्रॉब्लम आती है, आपने कभी सुना होगा जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, कंपाउंड्स की ना स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती है। स्पेक्ट्रम तो सबने सुना, स्पेक्ट्रम तो वेल नोन वर्ड ही है। हर कंपाउंड का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, ऐसे ही हर कंपाउंड की अपनी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो स्पेक्ट्रम से आती हैं स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज कहां से आई, इसका भी रीजन वीबीडी के पास नहीं है। मैं अपने आप वर्ड्स में लिखवा दूंगा। एग्जैक्टली बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं, कलर्ड, कलर का भी रीजन इसको नहीं पता, कलर के पीछे भी रीजन नहीं पता। बहुत सारे कंपाउंड कलर्ड हैं, बट कलर्ड क्यों है ये वीबीडी के पास आंसर नहीं है। वीबीडी में एक ड्रॉबैक और भी है, बहुत सारी एजम्पशंस इन्वॉल्व हुई है, बहुत सारी एजम्पशंस। देखो एजम्पशंस जरा समझना कैसे कैसे इन्वॉल्व हुई है। हम शुरू से थ्योरी बढ़ते आ रहे हैं कि एक सेंट्रल मेटल है, उसको लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहे हैं, और मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, और मेटल का पर्पस क्या है, टू गेन द कॉन्फिगरेशन ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। ये हमारी एजम्पशन ही तो थी, आपको मैंने शुरू में कहा था ऐसा हमेशा नहीं होता, मे और मे नॉट बी। तो ये भी इसके ड्रॉबैक में आता है। तो इन चीजों के आंसर वीबीडी के पास है ही नहीं। वीबीडी ये भी नहीं बना सकती कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन है, वीक फील्ड लाइगेंड कौन है, ये भी इसको वीबीडी को नहीं पता। तो इन सब बातों के आंसर के लिए हमें नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी पड़ती है, उसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। अब वो पढ़ेंगे तो वहां से पता लगेगा। चलिए नोट कीजिए, ड्रॉबैक से बोल देता हूँ वन बाय वन, राइट डाउन। लेकिन नो, राइट डाउन प्लीज, हियर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट, लिखिए लिखिए, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑफ, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट कलर, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट कलर, दोनों सेंटेंस एक जैसे ही हैं। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट कलर। थर्ड पॉइंट, a number of assumptions are involved, a number of assumptions are involved। तो ज्यादा चीजें हमने एज्यूम की हुई है, a number of assumptions are involved। okay, next throwback, no distinction between, no distinction between strong field ligand and weak field ligand, no distinction between strong field ligand, शॉर्ट में कर दो SFL, S dot F dot L, and weak field ligand, no distinction between strong field ligand and weak field ligand। I think clear? Next serious drawback, the cause of back pairing. In the case of strong field ligand, the cause of back pairing, in the case of strong field ligand, is not clear. The cause of back pairing in the case of strong field ligand is not clear. The cause of back pairing in the case of strong field ligand is not clear, is not explained। कुछ भी इसके बारे में बताया नहीं है। ये 4-5 सीरियस ड्रॉबैक्स हैं इस थ्योरी के, इसलिए थ्योरी को ना हम फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फायदे बहुत सारे हैं लेकिन कमियां भी बहुत सारी हैं। चलिए क्लियर हो गया। द कॉज ऑफ बैक पेयरिंग इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड इज नॉट क्लियर, इज नॉट क्लियर, इज नॉट एक्सप्लेन इट। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, ये चीजें ना आप रीडिंग कर सकते हैं, बुक से मिल जाती है, एनसीईआरटी मिल जाती है सारी बातें। अब देखिए सुनिए, बात मत करिए, हमारी नेक्स्ट थ्योरी शुरू होती है सीएफटी। अब इन सब बातों के आंसर के लिए हमें सीएफटी पढ़नी पड़ती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट डाउन। अब बात मत करिए, देखिए टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत प्रॉब्लम्स इसके ऊपर भी आ रही है। दोनों थ्योरी से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस है, वीबीडी प्लस सीएफटी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी कहते हैं इसको शॉर्ट पे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए हर थ्योरी के अपने कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को समझे पहले आप। इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, इसके बाद इस थ्योरी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ऐसा अटेंशन पे करिए, कोई लिखने वाला काम नहीं है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए ये थ्योरी क्या कहती है, इसका पहला पोस्टुलेट क्या है। आपके पास एक मेटल आयन है, ये लाइगेंड है। सबको पता है कि लाइगेंड को मेटल आयन से बॉन्डिंग करनी है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। वीबीडी बोलती थी कि लाइगेंड इसको पेयर डोनेट करेगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, सीएफटी इस बात को डिनाई कर देती है, सीएफटी इसको रूल्ड आउट कर दिया। सीएफटी कह रही है ऐसा कुछ नहीं है कि इन बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सीएफटी कहती है द इंटरेक्शन, मैं खुद लिखाऊंगा अपने यहाँ, द इंटरेक्शन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इंटरेक्शन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये हुआ कि ये सीधा सीधा प्लस माइनस का अट्रैक्शन है, प्लस माइनस का अट्रैक्शन। समझ रहे हो आप, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, आपस में अट्रैक्शन हुआ ही हुआ। यहाँ पे फिजिक्स आ जाती है। फिजिक्स कह रही है कि यहाँ पे मतलब ये थ्योरी कह रही है कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, इसने कोई से पेयर डोनेट नहीं कर रखा, कोई आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना हुआ। ध्यान देना, ये इंटरेक्शन कैसा है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सीधा सीधा प्लस माइनस का अट्रैक्शन। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है, इट्स ओके ना। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है और वो ऐसे कहते हैं कि भाई हम तो पेशेंट देख रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए, तो हम कितनी बार क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, सेवा वाला वर्ड है, कोई सर्विस नहीं हो रही है, सीधा सीधा पैसों के लिए काम हो रहा है, मनी के लिए फाइट हो रही है। एग्जैक्टली यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये जो इंटरेक्शन है ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक बात देखो और हो सकती है कि ये मेटल के ऊपर चार्ज ही ना हो। अगर चार्ज नहीं हुआ तो ये लाइगेंड क्या करेगा, इसमें चार्ज इंड्यूस कर देगा, चार्ज को इंड्यूस कर देगा, चार्ज को प्रेरित कर देगा, क्रिएट कर देगा, तब भी इंटरेक्शन हो जाएगा। हो सकता है, हो सकता है कि लाइगेंड भी न्यूट्रल हो, तो मेटल पे चार्ज हो मे बी, तो फिर यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग। और अगर दोनों भी न्यूट्रल हुए ना, अगर दोनों उदासीन हुए, तो लाइगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो लाइगेंड अपने इलेक्ट्रॉन से चार्ज इंड्यूस कर देगा। कहने का मतलब पता क्या है, हर कंडीशन में इंटरेक्शन होके रहेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है, 100% श्योर है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इंटरेक्शन कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बात सुनो, देखो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये इस पूरी थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। ये थ्योरी क्या बोलती है, ये आपके पास मेटल आयन है, पीछे बात ना करेंगे स्टूडेंट्स, ये लाइगेंड इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, देखो आपस में अट्रैक्शन हो रहा है प्लस माइनस का, लेकिन पता क्या होता है, जब ये आपस में अट्रैक्शन करने आता है, देखो प्रॉब्लम क्या आती है, इस मेटल के अराउंड ना, इस मेटल के अराउंड डी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। देखो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस मेटल के अराउंड होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इनको। ये डी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, आल्सो कॉल्ड पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन्स। इनको पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन्स। पेरीफेरल में जो बाउंड्री पे घूम रहे होते हैं। देखो इससे क्या होता है, जब लाइगेंड यहाँ पे इंटरेक्ट करने आता है ना, अट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, ये जो पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन्स है, पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन्स और जो इसका नेगेटिव चार्ज है, आपस में क्या होता है, रिपल्शन। देखो यहाँ पे रिपल्शन भी होता है, सीधा सीधा अट्रैक्शन नहीं है, इनके बीच में एक रिपल्शन भी है। और वो रिपल्शन क्या करता है, वो रिपल्शन ना डी सबशेल को स्प्लिट कर देता है। वो क्या करता है, स्प्लिटिंग कर देता है ऑफ डी सबशेल। स्प्लिटिंग का मतलब तोड़ देना, उसको बांट देना। देखो ध्यान देना सब लोग, वो डी सबशेल को स्प्लिट कर देता है। देखो जरा स्प्लिट करने का रीजन समझना, स्प्लिट करने के पीछे की क्या यूनिवर्सिटी है। देखो आपने कभी सुना है डी ऑर्बिटल्स दो कैटेगरी में होते हैं, एक का नाम डी एक्स वाई, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, एक डी वाई जेड, जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में, एक डी जेड एक्स, जो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक डी जेड स्क्वायर, ये भी जेड एक्सिस के अलॉन्ग।
अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पे दो तरह के ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों एक्सिस के बीच में है और दोनों एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ पे दो कैटेगरीज बनी हुई है डी ऑर्बिटल्स की, ये तीन तो एक्सिस के बीच में है और दो एक्सिस के अलोंग है। देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो जरा ध्यान देना, ये तो अलोंग बैठे हैं और ये बैठे हैं एक्सिस के बीच में। देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, जब लाइगेंड अटैक करने के लिए आएगा ना, इमेजिंग करो लाइगेंड ने अटैक करा, लाइगेंड आता है एक्सिस के बीच में से। सुनो मेरे लाइन के बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ कि लाइगेंड ना एक्सिस के बीच में से आ रहा है। अगर वो बीच में से आएगा तो नेचुरल सी बात है इन तीनों का रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ये पीछे बैठे हुए हैं, इनका रिपल्शन कम होगा। देखो पॉइंट को समझना, अगर वो बीच में से आता है तो, अगर वो बीच में से आएगा तो इन तीनों का रिपल्शन ज्यादा, उन दोनों का रिपल्शन कम। अगर वो एक्सिस के अलोंग आया, अगर अलोंग आया तो इनका रिपल्शन ज्यादा, इनका रिपल्शन कम। किसी भी केस में रिपल्शन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, किसी भी केस में रिपल्शन यूनिफॉर्म नहीं है, रिपल्शन अनइक्वल है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। इसका क्या इफेक्ट होता है कि डी सबशेल स्प्लिट हो जाता है। देखो ये है सबसे क्रूशियल पॉइंट, डी सबशेल स्प्लिट हो गया। अब इसी को लेके चलेंगे, हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये दो पोस्टुलेट है। देखो जरा सेकंड पोस्टुलेट को एक बार दोबारा से क्लियर कर लो। जब लाइगेंड मेटल आयन से बॉन्डिंग करने के लिए आएगा ना, वो आ तो अट्रैक्शन करने रहा है, लेकिन अट्रैक्शन के साथ साथ उसको रिपल्शन भी फेस करना पड़ेगा। ये रिपल्शन, जैसे सीधी सी बात, देखो एक मेडिकल कॉलेज में आपका एम क्या है कि हम मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, सुनना ध्यान से। लेकिन पता है मेडिकल कॉलेज क्या कह रहा है, ठीक है तुम कॉलेज में आओ पढ़ने के लिए, मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हमने जो बैरियर क्रिएट कर रखा है हमारा एंट्रेंस एग्जाम, उसे क्रैक करना पड़ेगा। अगर वो आपने क्रैक कर दिया, आप पास होते हैं तो कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, पढ़ लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने एक बैरियर क्रिएट किया हुआ है। ये बैरियर हर जगह होता है। आप सुबह से करो यहाँ पे क्लास के लिए आ रहे हैं, तो क्लास के लिए ये नहीं कि सीधा आपकी क्लासरूम आपके घर में है, आपको आने के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रास्ते में आपको व्हीकल भी लेंगे, मतलब चाहे ऑटो से आ रहे हैं कैसे भी करके फिर यहाँ पहुंचेंगे। ये बीच का रिपल्शन आपको बियर करना पड़ेगा। अगर आप इस रिपल्शन को ओवरकम करके यहाँ आ सकते हैं तो क्लास में आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं आ रहे हैं। तो सेम स्टोरी यहाँ पर है कि जब लाइगेंड मेटल की साइड आता है तो अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी होता है, इसको कंसिडर करना है। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिपल्शन में डी इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, पेरीफेरल, पेरीफेरल जो बाउंड्री पे घूम रहे होते हैं। और क्या होता है, डी डी ऑर्बिटल्स की दो कैटेगरी हैं, दो कैटेगरी हैं, एक डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, एक डी जेड एक्स। ये एक्सिस के बीच में है, ये दोनों एक्सिस के लॉन्ग है। इससे क्या होता है, ठीक है, इससे ये होता है या तो इनका रिपल्शन ज्यादा होगा, उनका रिपल्शन कम होगा, या फिर उनका रिपल्शन ज्यादा होगा, उनका रिपल्शन कम। रिपल्शन यूनिफॉर्म नहीं होगा, किसी भी केस में रिपल्शन यूनिफॉर्म नहीं होगा, डिपेंड करता है लाइगेंड कहां से आ रहा है, अभी देखेंगे सारे केसेस। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, बताइए कुछ कह रहे थे। डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट ये ऑलवेज है, हमेशा है, क्योंकि आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट स्टडी कर रहे हो ना, तो डी इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडर करना है और किसी को नहीं करना है। या अभी देखेंगे ना, पहले पढ़ने दीजिए ना इसको। अब ये चीज कहां से आ गई, ओके। नोट करिए हेडिंग पोस्टुलेट्स, नोट करिए आर्टिकल नेम पोस्टुलेट्स। द आर्टिकल नेम इज नाउ पोस्टुलेट्स। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट, द इंटरेक्शन बिटवीन metal and ligand, the interaction between metal and ligand is purely electrostatic. The interaction between metal and ligand is purely electrostatic. The interaction between metal and ligand is purely electrostatic. Is purely electrostatic. The interaction between metal and ligand is purely electrostatic. Second point, when a ligand when a ligand approaches towards a metal, when a ligand approaches towards a metal, when a ligand approaches towards a metal, कॉमा लगा लेना, in addition to attraction, when a ligand approaches towards a metal, in addition to attraction,
when a ligand approaches towards a metal, in addition to attraction, repulsion also takes place. In addition to attraction, repulsion also takes place between repulsion also takes place between electrons of ligand. Repulsion also takes place between electrons of ligand and d electrons of metal and d electrons of metal and d electrons of metal. Full stop. It causes splitting of d suction. It causes splitting of d suction. It causes splitting of d suction. Split means टूट जाना. It causes splitting of d suction. It causes splitting of d suction. Full stop. एक बात और लिख लीजिएगा. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा. इस समय लिख ली पहले दोनों सेंटेंसेस. लिखिए. There are two types of d orbitals. There are two types of d orbitals. There are two types of d orbitals. dxy, dyz and dzx. ब्रैकेट में मेंशन कर लें वन कैटेगरी dxy, dyz एंड dzx. ये फर्स्ट कैटेगरी मान लीजिए, वन कैटेगरी कर दो. और एक और मेंशन कर लें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. ये बिलोंग टू अनदर कैटेगरी, दैट इज सेकंड कैटेगरी यू में से. मतलब दो तरह के डी ऑर्बिटल्स हैं. इनके बारे में लिखिएगा बिटवीन द एक्सिस और इनके बारे में मेंशन करिए अलोंग द एक्सिस. बिटवीन द एक्सिस एंड अलोंग द एक्सिस. कुछ अक्षों के बीच में है और कुछ अक्षों की तरफ है, अलोंग है. बिटवीन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ये तीनों जो होते हैं ना, ये बिटवीन द एक्सिस है. ये तीनों ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस है और ये दोनों अलोंग द एक्सिस है. अलोंग द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ये डिफरेंस होता है. इस वजह से क्या होता है, डी सबशेल स्प्लिट हो जाता है. डी सबशेल स्प्लिट. आपने इनको बनाना चाहे बना सकते हैं जल्दी से, क्विक. अगर आप ड्रॉ करना ड्रॉ कर सकते हैं. डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीनों एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं. एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर एक अलग कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है. चुपचाप नोट कीजिए, बात ना करिए. ठीक है, सब नोट कर लिया. इनके शेप्स को बना लीजिए कि कौन कैसे कहां से बिलोंग करता है. और इस बात ना करके नोट करो इसको, बोलो मत नेसेसरी. जिसके पास टाइम हो ना पीछे इसको पढ़ लिया करे, एक बार रीडिंग भी कर लिया करे. चलिए, सब नोट किया, लिख लिया. चलिए अगले स्टेप पे आ रहे हैं. इसके बाद हम लोग द फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज नाउ हियर. अब इसी थ्योरी को लेके चलते हैं. स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. नोट कर लें सब लोग, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस.
बस बोलो मत, नोट करो इसको फटाफट। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अरे ये समझेगा, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, अच्छे से क्लियर कर, आप सब देखो, अटेंशन पे करें यहाँ पर। बिल्कुल ड्रॉ करना बंद कर दें और यहाँ देखें। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात हमें पता होनी चाहिए, इस शेप का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल, आर्कगोनल स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, बात ना करिए। और जो ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये जो शेप होती है, ये तभी आ सकती है जब इन दोनों में से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो। ठीक है, या तो sp3d2 या फिर d2sp3। और आपको एक बात पता भी होगी, देखो ना, सब समान एक मैथ्स है, ये सारे के सारे एंगल यहाँ पे कितने कितने होते हैं, 90 डिग्री। इससे मेरे को ये पता लगता है, यहाँ पे वो डी पार्टिसिपेट करेंगे जो एक्सिस के अलोंग होंगे। देखो सुनो, मैंने कितनी इंपॉर्टेंट लाइन बोली, यहाँ पे उन डी का पार्टिसिपेशन है जो एक्सिस के अलोंग है। कौन है एक्सिस के अलोंग, बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी डी जेड स्क्वायर। देखो ये केमिकल बॉन्डिंग है, पूछते हैं कि इसमें डी कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि डी में तो कैटेगरीज है। इसमें डी वो आएगा जो एक्सिस के अलोंग होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। देखो ये इस टाइम इसकी शेप बनी हुई है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब सुनते रहिए प्लीज। अब क्या होता है, देखो अभी लाइगेंड यहाँ पे इसके पास नहीं आ रहा, लाइगेंड को इंटरेक्शन करने नहीं आ रहा। जो मेटल है ना, देखो मेटल के साथ क्या खास बात है, ध्यान देना। मेटल के राउंड एक ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ होता है, ये क्लाउड ना पूरा सिमेट्रिकल है, हम इसे कहेंगे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बिल्कुल एक जैसा है ये क्लाउड, जो है सिमेट्रिकल है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन्स हैं या डी ऑर्बिटल्स हैं, वो डी जनरेट है। देखो ऐसे भी कह सकते हैं, डी जनरेट का मतलब होता है एक जैसी एनर्जी वाले। देखो सब देखते रहो ध्यान से, यहाँ पर ये सिचुएशन तब है जब लाइगेंड अभी नहीं आया, लाइगेंड ने कोई अप्रोच नहीं करी, ये पांचों ऑर्बिटल भी एक ही एनर्जी वाले हैं, डी जनरेट है, और इसके राउंड एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है, पूरी सिमेट्री है। अब ना ध्यान देना सब लोग, देखो अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है, अब लाइगेंड को इसके पास इंटरेक्ट करने के लिए आना है, लाइगेंड का एम है कि मैं इंटरेक्ट करने आऊं। देखो लाइगेंड कहां कहां से आएगा, जब लाइगेंड अप्रोच करेगा, देखो अप्रोच यहां से करेगी। देखिए सुनिएगा, ये उसके अप्रोच करने के रास्ते हैं, ये उसके अप्रोच करने के वेज हैं। साफ दिख रहा है कि लाइगेंड को इधर से अप्रोच करनी पड़ेगी। इधर से अप्रोच करने का मतलब ये हुआ कि जो एक्सिस के अलोंग बैठे थे, उनका रिपल्शन क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ज्यादा, क्योंकि वो आया एक्सिस के अलोंग है। लिगेंड के साथ ये प्रॉब्लम है, उसको आना ही एक्सिस के अलोंग, और एक्सिस के अलोंग आने का मतलब ये हुआ कि जो एक्सिस के अलोंग बैठे हैं उनका रिपल्शन ज्यादा हुआ। ये यहां से क्लियर दिख रहा है। अब देखो देखो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट, देखो जरा सब अटेंशन पे करें। ये जो मैंने ऑर्बिटल्स बनाए ना, ये सिचुएशन तब थी जब लाइगेंड नहीं आया। अब सुनिए, जैसे लाइगेंड इसके पास आ रहा है, रिपल्शन होने लग गया। देखो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, इसकी मैंने एनर्जी बढ़ा दी है, क्योंकि ये जो है ना हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ये हमने एज्यूम कर लिया, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देखो ये लाइगेंड के पास आने से हुआ, जब लाइगेंड बहुत पास आ गया तो देखो ये सबशेल यहां से स्प्लिट हो गया। देखो बच्चों, ये सबशेल यहां से स्प्लिट हो गया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग है। देखो ये मुझे समझाना था, सीएफटी में यही सबसे मेन चीज है कि डी सबशेल की स्प्लिटिंग। देखो हमारा डी सबशेल स्प्लिट हो गया, डी सबशेल दो पार्ट में टूट गया। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो कि ऊपर ऑर्बिटल्स गए जिनका रिपल्शन ज्यादा हो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और जो ये नीचे रह गए कौन कौन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। देखो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है, ये तीनों नीचे रह गए, वो दोनों ऊपर चले गए। देखो यहाँ पे डी सबसे स्प्लिट हो गया क्लियरली। एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये जो तीनों ऑर्बिटल का सेट है, ये एक ही एनर्जी का है, इसको T2G कहते हैं। T2G का मतलब होता है ट्रिपली डी जनरेट, इसका नाम होता है ट्रिपली डी जनरेट। तीनों एक ही एनर्जी का तो नाम है ट्रिपली डी जनरेट, और इसको हम ईजी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड डबली डी जनरेट, आल्सो कॉल्ड डबली डी जनरेट। इसका नाम डबली डी जनरेट होता है। डबली, डबल से इंडिकेशन मिल रहा है हमें कि दोनों एक ही एनर्जी वाले हैं, तो डबली डी जनरेट। तो वो तीनों एक ही एनर्जी के हैं, वो दोनों एक ही एनर्जी के हैं। देखिए इस तरह से काम करती है सीएफटी। अभी इसको और एक्सटेंड करेंगे, अब इसमें और एक्सटेंशन होगा। चलो आप अभी इसे क्लियर कर लो, फिर इसको आराम से नोट कर लेना।
देखो एक इंटरेस्टिंग बात और होगी, ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन का एक स्पेशल नाम होगा, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। इसको बेरी सेंटर कहते हैं। यहाँ पर ना एनर्जी जीरो होती है। देखो यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं, लेकिन इससे नीचे जो एनर्जी निगेटिव है और इससे ऊपर एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव। ये जैसे नंबर लाइन में जीरो होता है ना, ये जीरो एनर्जी वाली सिचुएशन है, इसका नाम है बेरी सेंटर। लेकिन जो इससे नीचे वाला पोर्शन है उसकी एनर्जी निगेटिव है और जो ऊपर पोर्शन है उसकी एनर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि उसका एक तरह से अट्रैक्शन हुआ है और उसका रिपल्शन हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी हमारी सीएफटी में, स्प्लिटिंग कर देना। एक बात और इंपॉर्टेंट है, देखो जो ये एनर्जी गैप है, इस गैप का चलो यार थोड़ा स्पेस कम है, इस गैप को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस गैप के लिए डेल्टा सिंबल लगाते हैं। इस गैप का नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो शॉर्ट में इसको सीएफएससी कहते हैं, इसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एनर्जी। एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये जो सीएफएससी होती है ना, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग। ये इस बात को बताती है कि स्प्लिटिंग कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि देखो जितना गैप ज्यादा होगा नेचुरली उतनी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ये शो कर रहा है कि स्प्लिटिंग का लेवल क्या है। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग। एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का लेवल क्या है, स्प्लिटिंग कहां तक होगी, ज्यादा होगी कम होगी, वो डेल्टा डिसाइड करता है। अब इस डेल्टा को निकालना भी सिखाना है, इसके रोल भी क्लियर करना है। पहले इतना सा पार्ट कॉपी करिए सब। चलिए। दिस बड़ी सिमेट्रिकल। ये जो क्लाउड है, ये सिचुएशन तब है जब अभी लैगेंड ने अप्रोच नहीं किया, लैगेंड दूर है अभी। क्लाउड सिमेट्रिकल है या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, एक ही मतलब होता है। डीजेनरेट मींस हैविंग सेम एनर्जी। जिन ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, हैविंग सेम एनर्जी, कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसी को डीजेनरेसी भी कहते हैं, हैविंग सेम एनर्जी टर्म्ड एज डीजेनरेसी। बोल रहे हैं नेसेसरली, गर्ल्स बॉयज बात ना करी बिल्कुल भी। दिस गैप इज को रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा termed as CFSC crystal field splitting energy. It is a measurement of extent of splitting. अभी बताएंगे इसका रोल क्या है। जो गैप है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बस अभी देखते हैं कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे हम लोग। ये शो कर रहा है कितनी स्प्लिटिंग हुई है, कितनी स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का एक्सटेंट क्या है। स्प्लिटिंग का एक्सटेंट क्या है ये डिसाइड होता है यहां से। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग।
measurement of extent of splitting represented by delta. Crystal field splitting energy. Crystal field splitting energy. It is termed as crystal field splitting energy. कर लिया सब लोगों ने? सर सर लिया था। वो नहीं मैं वही आ जाऊंगा, ये ले लूंगा। Triply degenerate, doubly degenerate. One side represented by T2G, second represented by EG. ये फाइनल हुआ। बोलो कौन सी टर्म क्लियर नहीं बताइए? मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का लेवल क्या है, स्प्लिटिंग कितनी हो रही है, इसका डिस्टेंस डेल्टा से होता है, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इज इट क्लियर? मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग। अभी क्लियर करते हैं कि इसको, इसका यूज कैसे करना होता है, डिफरेंट थिंग है। चलो यहाँ तक सब लोग नोट कर लिया। सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब एक आपको इस प्लेस में ना देखो एक डेटा है, अगर उसको समझना है, एक मैथमेटिकल वैल्यू जो हमें CFSC निकालने में हेल्प करेगी। देखो ये सब ध्यान देना, जो ये वैल्यू है ना, देखो जो गैप है, इसको हम बोलते हैं -2/5 डेल्टा। -2/5 डेल्टा, ये सब ध्यान दो बोली। ये जो वैल्यू है ना, ये -2/5 डेल्टा है। देखो पहली बात, ये वैल्यू माइनस में क्यों है, वो बता सकता है वैल्यू माइनस में क्यों है? नेगेटिव में थी इसलिए। ऐसा नहीं है मैडम, एनर्जी का लॉस हुआ है यहाँ पे, एनर्जी का लॉस हुआ है, इनका अट्रैक्शन हुआ है। और जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी कैसी होती है, प्लस में। ये वैल्यू होती है +3/5 डेल्टा। जरा सब ध्यान दो, कोई नोट मत करे बिल्कुल भी। देखो ऊपर की वैल्यू +3/5 है, नीचे -2/5 है। देखो पहले एक हम काम कर सकते हैं, चाहे हम इसको डेसिमल की फॉर्म में ले आए, -0.4 डेल्टा भी कर सकते हैं, ये +0.6 डेल्टा भी कर सकते हैं। अभी सुनिएगा एक मिनट, जो ये वैल्यू है ना, ये पर इलेक्ट्रॉन है, पर इलेक्ट्रॉन। देखो सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन है। ये वाली जो एनर्जी है पर इलेक्ट्रॉन है। देखो इसको जरा जज करते हैं एक मिनट, मैं इस पर लिख देता हूं पहले, एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। इसका नाम रख दिया मैंने एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान दो सब लोग, देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 और 6। 6 को मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 6 इंटू -2/5 डेल्टा, ये वैल्यू बैठेगी आपकी -12/5 डेल्टा, या -2.4 भी कह सकते हो, एज यू लाइक। एक ही बात हो गई। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी इन चारों के पास चली गई। देखो सुनो ध्यान से, इनका तो अट्रैक्शन हुआ, इनका रिपल्शन हुआ, इनकी एनर्जी घट रही है, इनकी एनर्जी बढ़ रही है, ये सारी एनर्जी उन चारों के पास चली गई। पहली बात तो गई तो नेचुरली प्लस में हो गई। अब जरा इसको 4 से डिवाइड करके देख लो कि एक के हिस्से में कितनी आती है, 0.6 डेल्टा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, +3/5 डेल्टा। आ रहा है समझ? देखो दोबारा देखो, दोबारा देखो, थोड़ी सी फिजिक्स लगाओ। इनका हुआ अट्रैक्शन, इनका हुआ एनर्जी का लॉस, और इनका हुआ रिपल्शन, इनका हुआ एनर्जी का गेन। यहाँ पे थी जीरो एनर्जी, यहाँ पे जीरो एनर्जी थी। आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, जितना इनका लॉस होगा उतना इनका गेन होगा, जितना इनका लॉस उतना इनका गेन। ये जो नीचे की एनर्जी है, ये 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, -2/5 डेल्टा। अब आप मैथ्स लगा के देख लो, अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करें और ये वाली वैल्यू उन चारों को दे दें और चेक कर लें पर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी आई, तो वही आएगी +3/5 डेल्टा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, तो इस डेटा को भी हाईलाइट करो, ये डेटा में बहुत काम आएगा, ये CFSC निकालने में हेल्प करेगा, ये हमें CFSC निकालने में हेल्प करेगा। नोट कर लें सब इसको।
जो नीचे वाला गैप है उसको लिखो -2/5 डेल्टा, चाहे इसको अलग से लिख लो, इट्स एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। और जो ऊपर वाला गैप है दैट इज +3/5 डेल्टा, दैट इज +3/5 डेल्टा। नीचे की वैल्यू तो है -2/5 डेल्टा, ऊपर की वैल्यू है +3/5 डेल्टा। इसे बोलेंगे एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। बस इतना सा फर्क है, ये लॉस है और वो गेन है, वो लॉस है वो गेन है, इतना सा फर्क है बस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डेटा में काम आएगा बहुत, इसकी भी हमें कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी बात सुनो, देखो एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सभी नोट कर लिया? Yes, जैसे वैल्यू लिखनी है और कुछ खास नहीं करना, Yes, sir. और एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इस बात को ओपन करना। अब एक लाइन लिखो, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल है, फिर देखो उससे बहुत अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, in the case of strong field ligand, the value of in the case of strong field ligand, the value of delta is very big. In the case of strong field ligand, the value of delta is very big. देखो जरा सब सुनो ध्यान से, देखो अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, देखो सब अटेंशन पे करें। देखो अब सब गर्ल्स बॉयज यहाँ पर देखो, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहे हैं। Yes, sir. देखिए जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, आपको लास्ट क्लास में मैंने कहा था ये लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन डोनर साइट हो या फिर नाइट्रोजन डोनर साइट हो, ऐसे लाइगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। और भी हैं ऐसे, देखो आपको रियलाइज करवाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्यों है। देखो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होते हैं ना, उनमें ये गैप बहुत ज्यादा होता है। देखिए सुन लीजिए, ये गैप बहुत ज्यादा है। मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, ये तीनों ऑर्बिटल तो यहाँ दिखा देता हूँ, और जो ऊपर के दो ऑर्बिटल है यहाँ दिखा रहा हूं। ये गैप बहुत ज्यादा है, तो मैंने बहुत डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड दिस गैप इज वेरी बिग। देखो ये गैप ज्यादा होने से क्या होगा, सपोज करो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। देखो देखो एक बात का आंसर अपने आप आ जाएगा। आपने एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की, दूसरे को फिल किया, तीसरा फिल किया। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, गैप बहुत ज्यादा है। पता है ज्यादा गैप होने से क्या होगा? बताओ, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा? ऑटोमेटिकली उसको नीचे आना पड़ेगा, बिकॉज गैप बहुत ज्यादा है। देखो इसका मतलब क्या शुरू हो गई? बैक पेयरिंग शुरू हो गई। देखो यहां से बैक पेयरिंग का रीजन मिल गया। इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, बैक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डन, इट इज क्लियर नाउ। देखो इस बात को वीबीडी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसको सीएफटी ने एक्सप्लेन करा कि आप बैक पेयरिंग क्यों कर रहे हो। बैक पेयरिंग का देखो बेस यहां से बन गया। दोबारा सुन लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में गैप बहुत ज्यादा होता है। ये गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन उसको मैनेज नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, उसको नीचे रहना पड़ता है मजबूरी में। देखो इसका मतलब क्लियरली बैक पेयरिंग शुरू हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात देखो और है, जब हम बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, देखो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आया कोई बैक पेयरिंग नहीं हुई, सेकंड में कोई बैक पेयरिंग नहीं हुई, थर्ड में कोई बैक पेयरिंग नहीं हुई। बैक पेयरिंग की शुरुआत कहां से हुई? फोर्थ इलेक्ट्रॉन से। ये बात भी आपको लास्ट क्लास में बताई गई थी कि जो बैक पेयरिंग की बिगिनिंग होती है वो D4 से होती है। ये बात हमने डिस्कस की थी कि बैक पेयरिंग की शुरुआत ही D4 से। आपको एक मेटल आयन याद आ रहा है, क्रोमियम आयन, Cr3 पॉजिटिव। इसके साथ क्या स्पेशल था? इसके सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लाइगेंड। चाहे लाइगेंड को वीक लगा लें चाहे स्ट्रॉन्ग लगा लें, इसमें बैक पेयरिंग होती नहीं थी, क्योंकि इसके लास्ट में D3 आता था। कभी भी D1 D2 D3 में बैक पेयरिंग नहीं होती, चाहे लाइगेंड स्ट्रॉन्ग भी लगाओ। बैक पेयरिंग की शुरुआत ही D4 से। देखो साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। अब जरा सुनिए एक छोटी सी बात और, देखो देखो एक छोटी सी बात और इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको D4 बनाया, D5, D6, D7, ये मैंने D7 बना दिया। और D8 की बात करें तो D8 ऐसे बनेगा। देखो D8 ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम एक काम करते हैं, लाइगेंड को ना वीक ले लेते हैं। देखो लाइगेंड इस बार वीक ले लेते हैं, वीक फील्ड लाइगेंड ले लेते हैं। देखो वीक फील्ड लाइगेंड में क्या करना पड़ेगा हमें? द वीक फील्ड लाइगेंड में गैप कैसा है? देखो एक मिनट जरा और सुन लीजिए, मैंने भी क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में गैप ज्यादा है, दैट इज ट्रू। वीक में की गैप बहुत कम है। इस गैप पे कम होने से क्या होता है, ध्यान देना, 1 2 3, देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। गैप कम है ना, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। देखो साफ दिख रहा है। E8 कैसा भी केस है लो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड या वीक फील्ड लाइगेंड, एक ही बात आएगी।
D8 में एक ही बात आएगी, इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं यहां से एक चीज कंक्लूड कर रहा हूं, बिल्कुल अब फाइनल है कि जो बैक पेयरिंग होती है इन द केस ऑफ ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्सेस, वो कहां से कहां तक होती है? D4 से लेके D7। देखो मेरे को आपको ये समझाना था कि बैक पेयरिंग D4 से लेके D7, देखो ये क्वेश्चन इस बार मिल सकता है आपको, ये नीट में मिलने के पूरे चांस है कि बैक पेयरिंग होती कहां से कहां तक है। इन द केस ऑफ ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्सेस साफ दिख रहा है, D4 से लेके D7, D1 D2 D3 में कोई बैक पेयरिंग नहीं होती, और D8 D9 D10 के अंदर भी बैक पेयरिंग का कोई प्रिंसिपल नहीं है। D4 से लेके D7, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोलो अंडरस्टैंडिंग बनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो मैंने एक सेंटेंस बोला था कि डेल्टा इज अ मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मैंने भी कुछ कहा था अभी, एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग है, क्लियर। एक बात तो लिख लीजिए, दोज ligands those ligands which have very high electron density, which have very high electron density, have a big value of delta. Those ligands which have very high electron density have a big value of delta, have a big value of delta। बात वही आ रही है कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो गैप ज्यादा रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा इसके बाद, बैक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डन, back pairing of electrons is done from back pairing of electrons is done from D4 to D7, back pairing of electrons is done from D4 to D7 in the octahedral complexes, in the octahedral complexes। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और अंडरस्टैंडिंग बन गई यहाँ पर, क्लियर हुआ? सर ये जो बैक पेयरिंग का कॉन्सेप्ट है ये बैक बॉन्डिंग से बिल्कुल अलग है। और डिफरेंट बैक बॉन्डिंग तो कॉन्सेप्ट है, वो अलग है, उससे कोई लिंक नहीं है इससे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, होप सो, ठीक है। एक बात और मेंशन कर ले, देखिए यहाँ पे एक हेडिंग अभी और आता है, इसी का पार्ट ऐसे थ्योरी का, नोट कर लीजिएगा, पेयरिंग एनर्जी, नोट करिएगा आर्टिकल, पेयरिंग एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय पी, टर्म्ड एज पेयरिंग एनर्जी। देखिए बात मत करिए, अगला हेडिंग है पेयरिंग एनर्जी। देखो आपको सिखाते हैं पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, रिप्रेजेंटेड बाय पी। देखो एक चीज समझना बहुत काम की आएगी, इसके ऊपर ही काफी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन से आते हैं। देखो पहले एक सोच के बताओ, एक कॉमन सेंस वाली बात है, एक सिंपल सी फिजिक्स है। देखो हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बैक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डन। हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बैक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डन, और कहां से कहां तक होती है ये भी आपने देख लिया, ध्यान देना सब लोग। देखो हमने डी सबशेल को स्प्लिट किया हुआ है ऐसे, सब यहाँ देखो, देखो एक सिंपल सी फिजिक्स है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, सपोज तीसरा यहाँ आ रहा है, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आने में इंटरेस्टेड है। आप पहले सोच के बताओ, क्या फोर्थ इलेक्ट्रॉन का यहाँ आना आसान होगा? क्या फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजीली आ सकता? बोलो क्यों नहीं आ सकता? सर गैप छोटा है। गैप छोटे की बात नहीं है, वहां पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। यस सर। जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन वहां आएगा तो वो रिपल्शन फेस करेगा, क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सेटल्ड है। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन वहां आके बैठेगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, बिल्कुल श्योर है। इस रिपल्शन को ओवरकम करने में इसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इस रिपल्शन को खत्म करने में इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी का नाम क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी। इज इट क्लियर? उसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि इस रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। इस रिपल्शन को ओवरकम करे बिना इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। इसका इसका मतलब हुआ कि पेयरिंग करने में एनर्जी लगती है। बोलो अंडरस्टैंडिंग बनी? एक बड़ी सिंपल सी फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वहां सेटल्ड है और एक इलेक्ट्रॉन वहां और आने की कोशिश कर रहा है, तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन वहां बैठा है उसको आने से रोकेगा, वो रिपेल करेगा, तो रिपल्शन में एनर्जी लगेगी, उसका नाम है पेयरिंग एनर्जी। तो नोट कीजिएगा फटाफट, देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इसलिए बोला खर्च करनी पड़ती है,
The energy required for pairing of electrons in an orbital. The energy required for pairing of electrons in an orbital called pairing energy. The energy required for pairing of electrons in an orbital called pairing energy. हम इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्लियर हो गया सबको? एक बड़ी कॉमन सी बात है। अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग, ठीक है? अब सुनेगा, अभी हमने डिसाइड किया इस गैप का नाम क्या था? इस गैप का नाम था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हमने इसको रिप्रेजेंट किससे किया था? डेल्टा से। अभी देखा हमने इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। अब देखो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है, जरा ध्यान देना सब लोग। हो सकता है डेल्टा ना पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो। देखो सोच के बताओ, अगर डेल्टा बड़ा है, अगर डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, तो बताओ फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सर पेयर करेगा। वो पेयरिंग करेगा या ऊपर जाएगा? सर पेयरिंग करेगा। करेक्ट है, वो पेयरिंग करेगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी वैल्यू यहाँ पे कम है। देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, नो डाउट, यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, और जैसी पेयरिंग होगी ना, यहां बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इट मेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलना पड़ेगा। देखो जहां पे आप पेयरिंग करेंगे उसका नाम बन जाएगा ऑटोमेटिकली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहां पेयरिंग हुई है, स्पिन आपस में कैंसिल हुए हैं, तो नेम इज कैपिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक और बात है, अगर डेल्टा की वैल्यू स्मॉल है तो पेयरिंग वैल्यू ज्यादा है। देखो अब ये गैप कम हो गया, ये गैप कम हो गया, पेयरिंग करना टफ हो रहा है बिकॉज पेयरिंग वैल्यू इज वेरी बिग, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ वहां पे नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग टेक्स प्लेस, और वहां पे क्या बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इट कॉजेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप पेयरिंग नहीं कर रहे ना, दैट इज टर्म्ड एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नोट कर ले सब लोग, उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलना पड़ता है। लिख लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसके बारे में काफी पूछते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा? अगर डेल्टा वैल्यू पेयरिंग से बड़ी है तो नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन नीचे रहना प्रेफर करेंगे, पेयरिंग करना आसान हुआ है, तो इस केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और जहां पे डेल्टा वैल्यू वैल्यू स्मॉल है, ओके, गैप कम है, पेयरिंग करना टफ हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना प्रेफर करेंगे, वहां पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इज इट क्लियर? वहां पे हाई स्पिन, हाई स्पीड ये इसलिए कह रहे हैं हम लोग, जहां पे आपने पेयरिंग कराई वहां पे स्पिन कट गए, आपस में कैंसिल हो गए। देखो जैसे यहाँ पे पेयरिंग कराओ आप, जैसे यहाँ पेयरिंग कराई, प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों के स्पिन कैंसिल हो गए, तो नाम क्या रखा हमने? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन लो हो गया, और जहां पे इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया वहां स्पिन कैंसिल ही नहीं हुए, तो नेचुरल सी बात है स्पिन वैल्यू हाई, तो बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इट्स ओके। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दैट शुड बी क्लियर। सेंट्रल मेटल एटम पे कोई अलग से इफेक्ट डालता है कि स्पिन ज्यादा है और नेचुरल इसकी प्रॉपर्टीज अफेक्टेड होती है, क्यों डालेगा? उसके मैग्नेटिक मोमेंट में चेंजेस आएंगे, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। चले यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमने स्टडी किया। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है एक बार यार रिवाइज करिए, जो कराया ना, इसको रीडिंग करें सब लोग। वॉइस बात मत करिए बिल्कुल भी, जो कराया इसको रीड करो जल्दी से। इसके अगले चैप्टर में वो आ रहे थे, इसको पढ़ के देखो सर, जो मैंने सो फार सी अच्छी स्टडी की है। ठीक है, सर स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने ये पढ़ा था, इसमें ये वाला हाइब्रिडाइजेशन आता है स्प्लिटिंग, और इसमें इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्बिटल्स की होती है। सर ये कैसे है? ये एक्सेस के लोग हैं, ठीक है, देखो सारे एंगल नेगेटिव किया ना, यस सर। तो ये ऑर्बिटल एक्सेस के लोग हैं, वो ही पार्टिसिपेट करेंगे। जो एक्चुअली ये कह रहे थे आपको, सुनो ध्यान से, जो एक्सेस के लोग हैं वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोग्रेस है, ज्यादा एक्सपीरियंस से आता है, सब थ्योरी नहीं, एक्सपेरिमेंटल या सुपर ऑक्टाइडल अभी टेट्रा का भी करके दिखाएंगे। अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स के लिए स्टडी की, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस, इनकी स्प्लिटिंग स्टडी की है, उसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है पढ़ के देखो। एक बार स्टार्टिंग जो कराया है ना, उसके सारे पोस्टुलेट्स पढ़ के देखो, क्या क्या पोस्टुलेट हुए थे। पोस्टुलेट के बाद आगे ड्यूरिंग करके देखो, आपको जो स्प्लिटिंग सिखाई है वो सब चीजें क्लियर है नहीं।
वॉइस रीडिंग कर ली? किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो बताओ। क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग एनर्जी क्या थी, उसका पेयरिंग एनर्जी से क्या, ये जो रिलेशनशिप हमने सीखा है कैसे पता लगता है कहाँ बैक पेयरिंग करनी है। चलिए क्लियर हो गया। अगला हेडिंग है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नोट कीजिएगा, अगला हेडिंग है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस हमारे सिलेबस में। अब हम बात करेंगे अबाउट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो ऑलमोस्ट फंडामेंटल उस सेम रहेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स हमारे सारे वही हैं, स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट वही है। अब थोड़ा सा फर्क आएगा, स्प्लिटिंग पैटर्न अलग कैसे होगा, जरा ध्यान देना। देखो चलिए बस हेडिंग लिखकर छोड़ दीजिए और यहाँ टेंशन पे करें। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए देखिए इस बार जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया है उसकी शेप ना टेट्राहेड्रल है। देखो सबको पता है दैट इज टर्म्ड एज टेट्राहेड्रल शेप। देखो इसकी शेप इस तरह से होती है, बात मत करिए बिल्कुल भी। दिस टाइम इट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक बात देखो और इंटरेस्टिंग है, देखो अगर हम एक्सिस को बनाए ना, देखिए सुनिए, अगर हम एक्सिस को बनाए, इसको देख के साफ पता लगता है कि यहाँ पे वो डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो डी होंगे ना, जो एक्सिस के जो एक्सिस के बीच में है। इस पर अलॉन्ग नहीं है, एक्सिस के बीच में लाइगेंड आएगा। लाइगेंड की कंपल्शन है, लाइगेंड को उधर से आना पड़ेगा। और जो जो ऑर्बिटल एक्सिस के पीछे बैठे हुए थे, सब ध्यान देना, उनका रिपल्शन ज्यादा होगा। जो एक्सिस के पीछे बैठे हुए थे, देखो फर्क आ गया। इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, जो एक्सिस के लॉन्ग थे उनका रिपल्शन ज्यादा हुआ था। इस बार जो एक्सिस के बीच में उनका रिपल्शन ज्यादा। देखो देखो अब इसका कोई भी कोई नोट नहीं करिएगा। देखो इसका इम्पैक्ट ये होता है, जो हमारा डी सबशेल पहले ऐसे था बिल्कुल सिमेट्रिकल, क्या नाम था बताओ इन पांचों का? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, बिकॉज दे हैव सेम एनर्जी। सेम एनर्जी वाले केस में कहते हैं डीजेनरेट, इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे लाइगेंड पास आया, इन पांचों की एनर्जी क्या हुई? बढ़ गई। देखो पांचों की एनर्जी बढ़ गई, साफ दिख रहा है इस बार एनर्जी इंक्रीज हो गई। पहले ऑर्बिटल्स डीजेनरेट थे, इस बार डीजेनरेट नहीं रहे, पांचों की एनर्जी बढ़ गई। अब सुनिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी कंक्लूड ये हुआ कि लाइगेंड एक्सिस के बीच में से आ रहा है इस बार। देखो इस बार पैटर्न बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो भी एक्सिस के बीच में बैठे हुए हैं उनका रिपल्शन ज्यादा हुआ। इसका मतलब ये हुआ, देखो ये तीनों, जो तीन ऑर्बिटल्स जो बीच में होते हैं, कौन कौन से? डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इनका रिपल्शन ज्यादा। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का रिपल्शन का, देखो बिल्कुल उल्टा पैटर्न आ गया। एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो ये तीनों का सेट है, देखो इस बार हम जी नहीं लगाते, बस यहाँ T2 कहते हैं। यहाँ पे जी नहीं लगा रहा, वो जीरेड नहीं है। और यहाँ पे ई कहते हैं, इसका भी रीजन मिल जाएगा। ये डबली डी जनरेट है और ये ट्रिपली डी जनरेट। जी यहाँ पे नहीं लगाना होता, इस बार जी नहीं आएगा। एक इंटरेस्टिंग बात हो रहा है, इस गैप का नाम स्टिल क्या कहना पड़ेगा हमें? डेल्टा ही बोलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं डेल्टा को? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो सब चीजें वही है, बस हमारा स्प्लिटिंग का पैटर्न बदल गया। और जी वाला सिंबल इस बार यूज नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग बनी है? एक और देखो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो आपको एनर्जी वैल्यू लर्न करनी है। पर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी होगी? जो ये वाली एनर्जी है इस बार, देखो यहां से एनर्जी का लॉस हुआ, इन्होंने गेन किया, इन चारों का लॉस और 6 ने गेन किया। नीचे जो एनर्जी है वो -3/5 डेल्टा है, और जो ऊपर एनर्जी है वो +2/5 डेल्टा है। ये भी पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, यही पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी है। ये मैंने पहले भी आपको समझाया, डेटा आपको लर्न करना है। इस लाइन का नाम वेल नोन है, टर्म्ड एज बेरी सेंटर। इसको बेरी सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी 0 है, इससे नीचे नेगेटिव है, इससे ऊपर पॉजिटिव है। और इस गैप को हम डेल्टा बोलते हैं। वेल नोन है, ये सब बातें मैं पहले बता के आ चुका हूं। या इतना सा पार्ट कॉपी कीजिए। नोट करो इसको, इसको डाउट मेरे से बताओ क्या है।
इस बार लाइगेंड की जो अप्रोच है वो डिफरेंट है, वो एक्सिस के बीच में से आ रहा है। सर हम्म। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब मुझे जो टी सेगमेंटेड वाले पहले बार नेविगेट करके जा रहे हैं फिर स्प्लिट हो गए। देखिए जब वो ज्यादा क्लोज आएगा, एक मिनट, जब लाइगेंड इधर से आ रहा है, लाइगेंड पहली बात तो मेटल के पास आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाउंड्री में बैठे हुए हैं उनका रिपल्शन शुरू हो गया, रिपल्शन से एनर्जी राइज करती है। लेकिन जब वो ज्यादा क्लोज आया, तो ज्यादा क्लोज आने का मतलब है वो ज्यादा क्लोज किन के आ रहा है, जो एक्सिस के बीच में बैठे हुए हैं, तो उनका रिपल्शन ज्यादा हुआ, और जो एक्सिस के लॉन्ग थे वो बच गए। समझ गए ना आप? आंसर में आगे बैठो, यहाँ आओ। आप इधर आइए, आप इधर आके बैठो, आगे से सीट पे बैठो। क्लियर सो फार? ये वैल्यूज भी रिवर्स हो गई इस पर। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए सुनिए, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ये जो गैप होता है ना, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए टेट्रा वाले केस में ये गैप कम होता है। अगर सुनो, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज देखो शेयर कर रहा हूँ, ये सेक्शन रीजन आएगा। टेट्रा वाले केस में डेल्टा कम होता है। देखो उसके जो रीजन सुनो, यहाँ पे देखो सब बच्चे, हम कह रहे हैं लाइगेंड जो है ना, देखो लाइगेंड इस अप्रोच से आ रहा है, ठीक है? यहाँ देखो सब लोग, एक बात को मेरे को देखो आंसर देना, सोच के बताना। जो डी एक्स वाई है, मेट्रो चांस ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, मान लेते हैं। क्या डी एक्स वाई, क्या देखो मेरी बात सुनो, क्या डी एक्स वाई ऑर्बिटल इनके साथ बिल्कुल कोइंसाइड करता है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होता है? दोबारा सुनो मेरा क्वेश्चन क्या, डी एक्स वाई की शेप सबको पता है, डबल डंबल होती है। डी एक्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है। अगर आपको एक बात की नॉलेज हो, जो डी एक्स वाई होता है वो 45 डिग्री एंगल पे होता है, देखो इस तरह से होता है डी एक्स वाई। क्या ये ऑर्बिटल इससे कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है? नहीं आ रहा, वो हल्का सा यहाँ से हटा हुआ है। उसके पीछे रीजन है, ये एंगल्स कितने हैं, ये कितने डिग्री के हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर हम इसको हाफ भी कर दें ना तो 54 के अराउंड बैठता है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, ये वाला ऑर्बिटल इससे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है, पूरी तरीके से कोइंसाइड नहीं कर रहा। इससे ये फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि ये, इनकी एनर्जी बहुत नहीं बढ़ पाती, इनकी एनर्जी बहुत नहीं बढ़ पाती, इनका रिपल्शन होता है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ होता। देखो इसका मतलब ये हुआ, अब ये गैप ऑटोमेटिकली कम आएगा, ये वाला गैप ऑटोमेटिकली कम आता है। और पता है ये जो गैप होता है इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देखो सुनिएगा, डी का मतलब टेट्राहेड्रल, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4/9 ऑफ 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो ये रिलेशनशिप आपको लर्न कर लेना चाहिए, ये रिलेशनशिप बहुत काम आता है। देखो अभी दिख लेना बाद में, ये रिलेशनशिप मेरे को साफ हिंट कर रहा है कि टेट्रा में ये वाला गैप, टेट्रा में ये वाला गैप ऑक्टाहेड्रल से क्या है, कम है। देखो यहां से कंक्लूड हो रहा है टेट्रा में ये गैप ऑक्टाहेड्रल से कम है, ऑक्टा में ये गैप बहुत ज्यादा हो रखा था, बिकॉज वहां पे ना एग्जैक्टली दोनों ऑर्बिटल कोइंसाइड करके दूसरे के ऊपर आ गए। यहाँ पे कोइंसाइड हो नहीं रहा, यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस रह गया। उस मायने, चाहे लाइगेंड कैसा भी नहीं हो, चाहे वीक फील्ड लाइगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम आने वाली। अभी कॉपी नहीं करना,
दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम आनी है, चाहे लैगेंड कैसा भी लेंगे आप, आपको ये गैप ऑटोमेटिकली कम मिलेगा, ऑक्टा के रिस्पेक्ट में तो कम आएगा ही आएगा। देखो डेटा हमने उसी भी यहाँ पे लिखा, और एक बात सुन लीजिए, जब ये गैप कम हो गया, देखो सोच के बताना, देखो इस पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब ये गैप कम हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का वेग ऐसे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, नेचुरली दूसरा यहाँ आएगा, तो तीसरा कहाँ जाएगा, 100% ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो कॉम्प्लेक्स हमारे टेट्राहेड्रल इन शेप है, वो ज्यादातर कैसे बनेंगे, हाई स्पिन बनेंगे, वो लो स्पिन बन ही नहीं पाएंगे, वो मेजोरिटी ऑफ केस में हाई स्पिन है, क्योंकि रीजन है बैक पेयरिंग हुई नहीं है, एज गैप इज वेरी वेरी स्मॉल। Yes, sir. बात सबको आ रही है समझ, इसको मैंने वर्ड्स में लिखवा रहा हूँ अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। देखो यहां से देखो सारी स्टोरी, ये ऑर्बिटल sp3 है, ये ऑर्बिटल sp3 है, इसकी प्रॉब्लम ये है, ये dxy के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहा, यहाँ पे असर्शन रीजन बन रहा है, एग्जैक्टली कोइंसाइड ना करने की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ती ही नहीं है, dxy yz और zx, गैप स्मॉल हो जाता है, और ये गैप विद रिस्पेक्ट टू ऑक्टाडल 4/9 आता है अप्रोक्सीमेटली, वैल्यू आपको लर्न करनी है, इसके भी यहाँ पे ये इंडिकेशन मिलता है गैप कम है, और जब गैप कम है तो कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनेंगे, नेचुरली हाई स्पिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रहेगा, लो नोट करो, मैं बोल देता हूँ, इट इज ऑलरेडी अभी लिखवा ही ना, आप पता लग जाएगा आपको, देखिए एज sp3 और मेटल, एज sp3 और मेटल and dxy does not coincide exactly, dxy does not coincide exactly, CID है ये, inside coincide exactly, therefore the extent of repulsion, therefore the extent of repulsion of dxy yz and zx is small, therefore the extent of repulsion of dxy dyz and dzx is small, therefore the extent of repulsion of dxy dyz and zx is small, it makes delta of tetrahedral complexes small, it makes delta of tetrahedral complexes small, ओके ये एक्सप्रेशन नोट कर लो यहां से, द डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ये एक्सप्रेशन यहां से कॉपी करें, डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ओके, therefore almost tetrahedral complexes are high spin, therefore almost tetrahedral complexes are high spin, so this line is superb line, important line for you, are high spin, ये finish हो गया हमारा। Now next heading is called here spectrochemical series. Now next heading is spectrochemical series. Write down. It's called here spectrochemical series. देखो आपको सिखाते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। देखो आपके पास कोई भी लैगेंड है, सब सुनिएगा ध्यान से, हर लैगेंड के पास चार्ज है, चाहे वो प्योर चार्ज है, चाहे उसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो भी चार्ज है। देखो फिजिक्स लगाना, हर लैगेंड के अराउंड ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। देखो हर लैगेंड के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक लैगेंड कितना वीक है कितना स्ट्रॉन्ग है, डिसीजन उसकी फील्ड से पता लगता है, फील्ड स्ट्रेंथ से, जितनी उसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी नेचुरली उतना लैगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी फील्ड वीक होगी लैगेंड उतना वीक होगा। लेकिन ये श्योर है कि हर लैगेंड के अराउंड एक फील्ड स्ट्रेंथ होती है,
आ रहा है समझ? अगर हम सब लाइगेंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, फील्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे, तो जो सीरीज बन के आती है उसका नाम क्या होता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आ रही है बस समझ? हर लाइगेंड के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम उस फील्ड को मेजर करके एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दें स्ट्रेंथ का, ओके, जो सीरीज बन के आएगी उसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, अ सीरीज ऑफ ligands, a series of ligands in which ligands are arranged, a series of ligands in which ligands are arranged in the increasing order of their field strength. Ligands are arranged in the increasing order of their field strength. In the increasing order of their field strength, called spectrochemical series. In the increasing order of their field strength, termed as spectrochemical series. It's called spectrochemical series. ओके, ये सीरीज यहां से कॉपी कर लें एज सच आप लोग। ये हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दी है, और ये जो सीरीज है ना, इसमें लाइगेंड्स को हमने अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ। उनकी फील्ड कितनी कितनी ताकतवर है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी सामर्थ्य है, उसका पता इस इससे लग जाता है। कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इस सीरीज की, चलो नोट कीजिएगा इसको फटाफट, यहां से कॉपी करिए सब लोग, गर्ल्स बॉयज ना। देखो इस सीरीज में एक इंटरेस्टिंग बात और थी, जो इसके लास्ट के लाइगेंड्स है ना, नोट करें। देखो लास्ट में लाइगेंड्स पे सीधे रिलेटेड ठीक है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनर साइड्स थी, अमोनिया मेडिटेरियन, वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड थे। जितने भी लाइगेंड वाटर के बाद आते हैं ना, जिनमें नाइट्रोजन डोनर साइड एंड कार्बन, ये ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। और शुरुआत के लाइगेंड कैसे माने जाते हैं? वीक फील्ड लाइगेंड। एक बात एक और इंटरेस्टिंग है, जो शुरू के लाइगेंड है सारे के सारे बड़े हैं। बड़ा होने से क्या हो रहा है, उनकी चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, उनका आदेश घनत्व कम है, तो ये सारे वीक फील्ड लाइगेंड है। जो बाद के लाइगेंड है वो सारे स्मॉल है, उनके चार्ज डेंसिटी हाई। ठीक है, ओके, इसके बाद अभी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।